अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। अब बात करेंगे हम आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मशहूर साइंसदान और साबिक वफाकी वजीर साइंस डॉक्टर अताउर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बताइएगा जनाब, आप हमसे बेहतर जानते हैं कोरोना वायरस की वबा जो कि दुनिया भर में फैली हुई है, पाकिस्तान इज ऑल्सो नो स्ट्रेंजर, तो उसका मुकाबला का सिलसिला तो जारी है। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहे हैं। जो सवाल हर जगह उठ रहा है वो यही है कि वैक्सीन के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है। आर वी एनी क्लोजर? क्या राय रखना सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। कोई 100 कंपनियां तकरीबन वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रही हैं और बहुत सारी कंपनियों में ख़ासा प्रोग्रेस हुआ है, जिसमें चाइना की भी हैं, यूके की, अमेरिका की, जर्मनी की, और कोई 8 कंपनियां ऐसी हैं जिनके फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गए और फ़ेज़ 2 इस वक्त कंप्लीट हो रहे हैं या इस वक्त फ़ेज़ 2 के अंदर मौजूद हैं। इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स में 3 फेजेस होते हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 इनिशियली, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन दी जाती है इसको कि जब ये साबित हो जाता है कि वाकई सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो वैक्सीन है वो तकरीबन 12 से 18 महीने के दौरान ये आ जाएगी। इसके ख़िलाफ़ कौन सी वैक्सीन कामयाब होती है ये वक्त बताएगा, क्योंकि सारी वैक्सीन्स कामयाब नहीं होती। तो और ये भी कि कुछ कंपनियां ये क्लेम कर रही हैं कि वो अक्टूबर नवंबर तक इसी साल वैक्सीन लेकर आ जाएंगी, लेकिन इसके बारे में जब तक, क्योंकि नॉर्मल वैक्सीन डेवलप करने में 8 से 10 साल लगते हैं। अगर आप शॉर्टकट भी कर रहे हैं तो साल 1.5 साल तो फिर भी लगेगा, और मज़ीद अगर आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर रिस्क पैदा हो जाता है कि पूरी तरह आपने उसकी सेफ्टी को, उसकी एफिकेसी को पूरी तरह जांचा नहीं है और आप जल्दी में उसको लेकर आए हैं। तो मेरे ख्याल से तो अगले साल के गर्मियों तक ये वैक्सीन आएंगी और कई कंपनियां लेकर आएंगी और मुख्तलिफ तरीक़े की वैक्सीन होंगी, हर एक अपने अपनी नौइयत की अलग वैक्सीन होगी, और फिर ये कौन सी वैक्सीन कामयाब होती है कौन सी नहीं होती वो फिर देखना पड़ेगा, वो वक्त बताएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो अमलन लॉकडाउन ख़त्म एक तरह से हो गया है, लेकिन गालिबन जिस कमेटी को आप हेड कर रहे हैं उनकी तो प्रेडिक्शंस ये है कि अभी जून के जो पहले 3 हफ्ते हैं उसके अंदर शायद पाकिस्तान के अंदर इस वायरस की शिद्दत हम और ज़्यादा देखेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस को लेकर क्या सिनेरियो बन रहा है? खुदा न खास्ता हम किसी बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप तो लॉकडाउन में नजर नहीं आ रहा अमलन। जी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंदाज़ा लगाया था वो ये था कि जुलाई के वस्त तक तकरीबन 2 लाख पेशेंट्स हो जाएंगे, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये भी कम है। एक्चुअली ये उससे बढ़ सकता है और ये जुलाई और अगस्त में 4-5 लाख पेशेंट्स हो सकते हैं। दरअसल हमारे पास सही डेटा नहीं है क्योंकि हम टेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। WHO के रिकमेंडेशन ये थी कि कम से कम 1% लोग कवर होने चाहिए पॉपुलेशन, यानी 22 करोड़ अफराद हैं तो 22 लाख आपके पास टेस्ट होने चाहिए थे अब तक, लेकिन आप मुश्किल से 2.5-3 लाख टेस्ट कर पाए हैं, तो बिल्कुल अंधेरे में हैं हम इस वक्त, हमें सही पता ही नहीं। कराची में मैंने एक लेबॉरेटरी सेटअप करी थी जिसमें ये टेस्टिंग हो रही है, जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च कराची यूनिवर्सिटी में, जो मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है क्योंकि मेरी पर्सनल डोनेशन से ये बनी थी। तो वहाँ पे कुछ कराची के जो केसेस आ रहे हैं कुछ इलाकों से, उसमें 25, 30, 40% तक जो सैंपल्स हैं वो इन्फेक्टेड आ रहे हैं, जबकि नॉर्मल एवरेज 10% होता है, 12% होता है। तो कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा ये फैल चुका है कराची में, और हो सकता है कि मुल्क के इलाकों में भी यही सूरत हाल हो। हमें एक तो रैंडम टेस्टिंग करनी चाहिए जो अब तक नहीं हो रही, यानी कि सिर्फ उन लोगों की टेस्टिंग हो रही है जिनमें इसके सिम्टम्स मौजूद हैं, जिनमें बीमारी के सिम्टम्स मौजूद हैं, या फिर जो एयरपोर्ट पे आते हैं वो सैंपल्स आ जाते हैं,
टेस्ट होने के लिए रैंडम टेस्टिंग ना होने के बराबर है। डॉक्टर तौर रहमान साहब, इसी पर जरा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए। बात हो रही थी कोरोना वायरस की वबा से मुकाबले की, और हमारे साथ डॉक्टर जनाब अमरीकी सदर का कहना था कुछ हफ्ते पहले कि हाइड्रोक्लोरोक्विन से फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्लिनिकल टेस्टिंग हुई और जो नताइज सामने आए उसमें कोई खास ऑप्टिमिस्टिक नताइज नहीं थे। यही था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि कुछ लोगों में तो जो सिम्टम्स थे वो ज्यादा बदतर हो गए। किस तरह देखते हैं जनाब? जी, इस वक्त बहुत तहकीक हो रही है मुख्तलिफ ड्रग्स के ऊपर, जो मौजूदा ड्रग्स हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं, उनमें के कोई ऐसा ड्रग मिल जाए जिसमें जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं या एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं या दूसरे ड्रग्स हैं जो इसमें भी मुफीद पाया जा सके। इसको रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स कहते हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है अकेले तो नाकाम हुई है, लेकिन जो एजिथ्रोमाइसिन के साथ जो कॉम्बिनेशन थेरेपी दी गई है उसमें कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके मुफीद रिजल्ट्स आए हैं। तो एक हमारे टास्क फोर्स जो एक जिसका मैं चेयरमैन हूँ, कोरोना वायरस टास्क फोर्स का, उसके तहत भी एक हमने नेशनल लेवल पे बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू किए हैं जिसमें 14 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, और इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन और एस्टेलमेविर जो रेमडेसिविर का ही फैमिली का है, और ड्रग्स इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि अगले 1 या 2 महीने के अंदर ऐसे कुछ ड्रग्स सामने आ जाएंगे जो इसको एक हद तक कंट्रोल करने में किसी हद तक मुफीद साबित हो सकते हैं। रेमडेसिविर ऑलरेडी आ चुका है, जिससे कुछ मुद्दत जो है वो कम हो जाती है रिकवरी की। मतलब जो पेशेंट्स 15 दिन में रिकवर हो रहे थे, अब वो 11 दिन में रिकवर हो रहे हैं। इस तरह के और भी ड्रग्स पे बहुत काम चल रहा है। कुछ चाइनीज़ हर्बल ड्रग्स भी हैं, कुछ जड़ी बूटियों से तैयार कुदा जो कि बहुत मुफीद पाए गए हैं चाइना में। उन्होंने मंजूर किया है उनको कोविड के लिए, इलाज के लिए। तो इसके ऊपर भी यहाँ पाकिस्तान में काम हो रहा है। तो ये इन्हीं ड्रग्स, क्योंकि नया ड्रग बनाने में तो लगते हैं 10-15 साल और अरबों डॉलर खर्च होते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के। तो नए ड्रग्स को तो आप भूल जाएं। एग्जिस्टिंग ड्रग्स के अंदर ही तलाश जारी है, और बहुत उम्मीद अफजा लीड्स मिली हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल जब तक नहीं हो जाए, जब तक कहना मुश्किल होगा कि इनमें से कौन सा कामयाब होगा कौन सा नहीं होगा। लेकिन जो असल जो चैलेंज है वो ये है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, जो साल भर 1.5 साल दूर है, उस तक हम किस तरह गुजारा करें। तो इसके लिए आपको रिलाई करना पड़ेगा इन्हीं ड्रग्स से, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग से कि आप एहतियात करें, क्योंकि ये 1 साल तक 1.5 साल तक तो आपके साथ ये रहेगा, और फिर वैक्सीन के बाद इसको कंट्रोल कर सकेंगे किसी हद तक। लेकिन हो सकता है ये हमेशा आपके पास साथ रहे, क्योंकि ये एंडेमिक हो चुका है, और ये फ्लू का वायरस है और बहुत से और वायरसेस हैं जो एंडेमिक हो जाते हैं और फिर अपनी शक्लें बदलते रहते हैं, म्यूटेट करते रहते हैं। इसी तरह ये वायरस भी म्यूटेट कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन जो आज आ जाए वो 1 साल बाद भी वो वैक्सीन कामयाब हो सकता है वैक्सीन भी नई नई बनानी पड़े। जैसे जैसे ये शक्ल बदले उसी शक्ल से आपको वैक्सीन तैयार करनी पड़े। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर हमारे इदारे में कराची यूनिवर्सिटी में जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च में किया गया है, और ये पाया गया है कि 8 जगह इसमें तब्दीलियाँ आ चुकी हैं इसके स्ट्रक्चर में, उस वायरस के मुकाबले में जो चाइना में पाया जाता है। तो ये म्यूटेट कर रहा है। अब हमने 100 जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया है कि 100 अलग अलग सैंपल लेके हर एक जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाए और पता चलाया जाए कि कहाँ कहाँ पे तब्दीलियाँ आ रही हैं और उस तब्दीलियों का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसके बिहेवियर के ऊपर। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, इनफैक्ट जैसे आप ही फरमा रहे हैं कि अभी तक इस बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये वायरस कब तक रहेगा, रादर आप ये कह रहे हैं कि शायद हमारी लाइफ का अब ये हिस्सा बन गया है। और अगर हम माजी में जाएं तो स्पेनिश फ्लू के बारे में कहते हैं कि जो सेकंड फेज था वो पहले से कहीं ज्यादा लिथल था और उसके अंदर ज्यादा अमवात हुई। तो अब उस सूरत में क्या हमारे पास ऑप्शन रह जाती है? पाकिस्तान की मईशत बड़ी कमजोर, हम लॉकडाउन के ऑप्शन से तो पीछे कहीं हट गए हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत अनडिक्लेयर्ड वे में हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि सिचुएशन इस तरफ जा रही है? और अगर ये ऑप्शन ली जाती है
तो ये कितनी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक या फिर आप समझते हैं कि इशू को एड्रेस करने में मददगार साबित हो सकती है? हर्ड इम्यूनिटी तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी जब तक 70 या 80% लोग इसमें मुब्तला नहीं हो जाते और उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं पैदा हो जाता, जब तक हर्ड इम्यूनिटी आप नहीं कह सकते। जहां 22 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहां पे अगर आप 70% इस वायरस में मुब्तला हो जाएं और उसमें अगर 3 या 4% या 5% भी मोर्टेलिटी रेट हो, अमवात हो, तो एक क़यामत के समा हो जाएगा। तो वो तो उसकी तरफ तो आपको बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। आपको स्मार्ट लॉकडाउन जो कि ये करने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरफ आपको रहना चाहिए कि जो हॉटस्पॉट्स हैं जो मुख्तलिफ शहरों में या उनको आपको सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो है सनतों को आहिस्ता आहिस्ता खोलना पड़ेगा आपको, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आप 100% बंद भी नहीं कर सकते और 100% खोल भी नहीं सकते, तो बीच वाला रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये जब तक के आपके पास वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक आपको इसके साथ यकीनन रहना है और उसके बाद भी रहना पड़ेगा। अगर ये रहता है, हो सकता है जैसे आपने फरमाया कि ये जो इसका जो सेकंड वेव आए वो और भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो उस पहली वेव से, अगर ये म्यूटेट कर जाए और उन जगहों पे म्यूटेशन करे जहाँ से इसकी वेरियुलेंस, जो इसकी अटैक करने की काबिलियत है, वो बढ़ जाती है, तो फिर ये बहुत और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन इस फेज़ से हमें गुजरना पड़ रहा है और पड़ेगा, और इसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम रियलाइज़ करें कि अगर आगे बढ़ना है और इस मुल्क के जो आपने इक़्तिसादी मसाइल का जो जिक्र किया उसको टैकल करना है, तो उसका एक रास्ता है, वो रास्ता वही है जो सिंगापुर या कोरिया ने किया। सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स 330 अरब डॉलर हैं, आबादी सिर्फ 55 लाख है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर हैं। क्या वजह? क्योंकि आज की दुनिया इल्म की दुनिया है, और जब तक हम नॉलेज इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ते, जब तक हम साइंस, टेक्नोलॉजी, जिद्दत तराजी, इनोवेशन और फिर कमर्शलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ते, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो 60% एक्सपोर्ट्स हैं वो लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स हैं। हाई वैल्यू एडेड में आप हैं ही नहीं, यानी कि इंजीनियरिंग गुड्स, इंडस्ट्रियल, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इसमें आप हैं ही नहीं, हाई वैल्यू में है ही नहीं। तो जब तक आपको अपना रास्ता रुख तब्दील करना पड़ेगा। आज मैं यही कह रहा था आपसे पहले कि बड़ी अफसोस की बात है पाकिस्तान के लिए कि हम हर ईद पर इस पे तो बहस करने बैठ जाते हैं कि आज ईद मनाएं या कल ईद मनाएं, लेकिन हमें इतनी नहीं है कि हम वो रॉकेट्स बनाएं जिससे हम चांद पे पहुँचें और मरीख पे पहुँचें। और हम एक यूनिवर्सिटी मगरिब की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 120 नोबेल प्राइजेस मिल चुकी हैं, एक कॉलेज से, ट्रिनिटी कॉलेज से 34 नोबेल प्राइज मिल चुकी हैं। इस्लामी दुनिया अंधेरे में है, एक भी नोबेल प्राइज अभी तक साइंस में नहीं मिला उस काम पर जो कि इस्लामी दुनिया के अंदर किया हुआ हो। तो ये हमें जागना पड़ेगा, और हमें जो बड़े बड़े हमारे साइंसदान गुजरे हैं, अल-बेरूनी था, इब्न अल-हैथम थे और बहुत सारे और, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने पिछले साल 2 साल पहले 300 अरब रुपए खर्च किए ऑरेंज लाइन पर, खाली 27 किलोमीटर की एक स्ट्रिप पर, लेकिन आप 1 अरब रुपए आपने डेवलपमेंट बजट साइंस और टेक्नोलॉजी को नहीं दिया। तो जब तक आपकी तरजीहात यही रहेंगी तो आप अंधेरों में ही भटकते रहेंगे। तो ये इस तरह की वबाएं तो आएंगी, इनसे निमटना पड़ेगा, लेकिन निमटना है सिर्फ तालीम के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए और जिद्दत तराजी के ज़रिए, इनोवेशन के ज़रिए। डॉक्टर ज़ौहर रहमान साहब, मैं इस पर आना चाहूँगा। आपने बहुत ही दिलचस्प नुक्ता उठाया नॉलेज इकोनॉमी के हवाले से। उससे पहले जो एक और आपने काबिल तवज्जो कहा कि वो टेस्टिंग के हवाले से थी कि टेस्टिंग बहुत कम की जा रही है, और अब कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं पंजाब के हवाले से कि पंजाब में भी जो टेस्टिंग हो रही थी वो क्वारंटीन सेंटर से महदूद थी और एडजॉइनिंग एरियाज थे। सिंध सूबे में भी यही कहा जा रहा है कि जो टेस्टिंग की जा रही है वो नाकाफ़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जनाब सिमिलर रिपोर्ट्स। तो टेस्टिंग के हवाले से क्या कुछ किया जा सकता है इसको बढ़ाने का, और कैपेसिटी को भी इतना मॉडिफाई करना कि जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं या जो हम डेटा हासिल कर रहे हैं वो ज़मीनी हकायक से करीब हों? जी, अब टेस्टिंग जो है वो 2 तरीके से की जाती है। एक तो जो PCR मशीन्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR,
ये कोई 40, 50, 60 लाख रुपए की मशीन आती है, सोफिस्टिकेटेड मशीन है, और इस पे आमतौर पे टेस्टिंग की जा रही है। तो इस पे जो इस वक्त कैपेसिटी है मुल्क में करने की, वो जो एग्जिस्टिंग मशीन जो लगी हुई हैं, ये कोई 20-25 हज़ार टेस्ट आप रोज़ाना कर सकते हैं, जबकि आप अभी तक उसके 40% तक पहुँचे, 10-12 हज़ार टेस्ट से ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे भी आप नहीं पहुँच पाए। दूसरा जो तरीका है टेस्टिंग का, वो एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है, जिसमें एलाइजा एक सिंपल सा इक्विपमेंट होता है और बहुत तेज़ी से टेस्टिंग हो जाती है, लेकिन वो एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है जिसमें आप ये टेस्ट करते हैं कि इनको हो चुका है 5 रोज़ पहले, 10 रोज़ पहले उनके एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। तो ये दोनों किस्म के टेस्टिंग हमें करनी चाहिए। रैंडम जो है, जो एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें आपको ये एंटीबॉडी टेस्टिंग करनी चाहिए, जिसमें आप 10,000, 20,000, 50,000 टेस्ट रोज़ाना आसानी से कर सकते हैं ताकि आपको डेटा पता चले। और दूसरी जो टेस्टिंग है, जो PCR बेस्ड मशीन्स की टेस्टिंग है, इसमें भी बहुत सारी मशीन्स यूनिवर्सिटी में लगी हुई हैं और बंद पड़ी हुई हैं, टेक्नीशियंस घर बैठे हैं। तो इनको अगर हुकूमत के साथ मिलकर इनको ले लिया जाए, और जहाँ पे ये बायोसेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास फैसिलिटी चाहिए होती है टेस्टिंग के लिए, वहाँ पे ये लगा दिया जाए, और हुकूमत उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ग्रांट्स का अनाउंसमेंट कर दे कि वो इसके बदले दूसरी मशीन नहीं खरीद सकें। तो एक साथ टेस्टिंग आपकी 4 गुना 6 गुना बढ़ सकती है। और फिर एक और टेस्टिंग का तरीका होता है जिसको पूल टेस्टिंग कहते हैं, कि आप अलग अलग इंडिविजुअल टेस्ट नहीं करते, बल्कि 10-10 सैंपल्स को मिलाकर, अगर 100 सैंपल हैं तो 10 ग्रुप्स बना लेते हैं, और जिस ग्रुप में पॉजिटिव आता है उसको फिर अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो इस तरह भी मैंने ये आज से कोई महीना 1.5 महीने पहले कहा था, और इसके नतीजे में पंजाब में शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल में इन्होंने शुरू किया है। उससे आपकी आज भी आप 12,000 टेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख पर आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं टेस्टिंग के। तो आपको टेस्टिंग यकीनन फौरी तौर पे बढ़ानी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हम किधर जा रहे हैं, आपका कर्व कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कहाँ लेवल ऑफ हो रहा है और कहाँ नीचे जाना शुरू कर रहा है, ताकि आप प्लान कर सकें कि किस हद तक आप खोलें लॉकडाउन को, किस हद तक बंद करें। टेस्टिंग जब तक नहीं होगी तो फिर सिर्फ अंधेरे के अंदर हम सिर्फ इस बुनियाद पे तय कर रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल बेड कितने खाली हैं और कितने ऑक्यूपाई हो गए हैं। इस अंदाज से प्लानिंग नहीं की जाती मेरे राय के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहब, इनफैक्ट इस पेंडेमिक की सूरत हाल के अंदर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के रोल को आप कैसा देखते हैं, और क्या वो अपना रोल प्ले भी कर रही है कि नहीं? और साथ में आप एक कमेटी को हेड भी कर रहे हैं, तो वो भी रिकमेंडेशंस दे रही है गवर्नमेंट को, और क्या उन्हें भी बड़ी गौर से सुना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फैसले किए जा रहे हैं, या बस वो सुन के तो उसके बाद हुकूमत फैसले खुद ही कर रही है जो कर रही है? जी, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक टास्क फोर्स बनाया था कोरोना वायरस पे, जिसको मैं चेयरमैन हूँ, और उसके तहत हमने 4 इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव है कि टेस्टिंग को बढ़ाई जाए। तो हमने यहाँ पर इंडस हॉस्पिटल में कुछ मशीन्स दी, और उनकी टेस्टिंग जो थी 800 टेस्ट से 2,500 तक टेस्ट बढ़ा दी गई। एक लेबॉरेटरी हमने खुद कराची यूनिवर्सिटी में मेरी इदारे में कायम हुई, जो लेटेस्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटीज़, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने भी ग्रांट दी थी और कुछ ग्रांट सिंध गवर्नमेंट से मिली थी, वो भी फुली ऑपरेशनल है और 1000 टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। एक पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में हमने ग्रांट लेके दी और उनकी कैपेसिटी जो है वो भी 1500-2000 टेस्ट रोज़ाना की। तो एक तो टेस्टिंग की कैपेबिलिटी बनाना। दूसरा जो है कि हम इसका स्ट्रक्चर मालूम करें, किसी साख्त क्या है। तो वो जैसे मैंने कहा कि इसकी साख्त टोटली डिटरमिन हो गई है। ये पहली दफ़ा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर के कंप्लीट सीक्वेंसिंग पाकिस्तान के अंदर ही हुई है, जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स, ताकि पता चले कि वायरस का क्या स्ट्रक्चर क्या है और किससे डील कर रहे हैं। और अब हम 100 जीनोम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तेज़ी से। तीसरा जो है वेंटिलेटर मैन्युफैक्चर के ऊपर हमने एडवर्टाइज़ किया था आज से 1.5 महीने पहले। कोई 40-45 हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन आए थे, उनमें से 11 शॉर्ट लिस्ट किए गए थे और 3 डिज़ाइन ड्रैप ने, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मंजूर किए हैं, जिनको अब मैन्युफैक्चर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही वो फॉर्मली मंजूर हो जाते हैं, ये प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं, तो इसकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जो चौथा जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स बड़े पैमाने पे एक प्रोटेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी, जिसमें 14 हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस की मिलकर, और उसके तहत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं मुख्तलिफ ड्रग्स के ऊपर, जिसका मैंने जिक्र किया, एजिथ्रोमाइसिन है,
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ऑस्टेलमविर है और दूसरे ड्रग्स हैं, इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल ये शुरू हो चुके हैं। तो ये बहुत तेज और एक बहुत बड़ा हमारे टास्क फोर्स के इन कामों के नतीजे में जो सारा 2 महीने के अंदर अदा किया गया हुआ है, ये एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन अभी हाल में इस्लामाबाद में कॉम्स्टेक की जो बिल्डिंग के अंदर उसकी नुमाइश दी गई, जिसमें मास्क मैन्युफैक्चर, वेंटिलेटर मैन्युफैक्चर और दूसरी चीज़ें थी, जो प्राइम मिनिस्टर खुद आए थे, उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन करी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, पर ब्रेक लेंगे, वक्त हमारा जरा कम हो रहा था। ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, स्टे विद अस। कोरोना वायरस के मुकाबले की बात हो रही थी। हमारे साथ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये बताइएगा जनाब, हिफाजती लिबास का जो इशू है वो कई बार उठा पाकिस्तान में कि इसके साथ किस तरह डील करना चाहिए, और क्या तमाम डॉक्टर्स तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास हिफाजती लिबास तक वो रसाई है जो कि होनी चाहिए। जो फ्रंट लाइंस पे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, क्या उनको एक्सेस है? लेकिन तासुर तो ये जा रहा है कि शायद इस हवाले से बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। हम तो अब अमेरिकन पर्सनल को भी फ्राहम किए जा रहे हैं, उसके साथ भी अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? जी, इसका मुझे सही इल्म नहीं है कि क्या ऑन ग्राउंड क्या पोजीशन है। दोनों तरफ के क्लेम्स हैं। बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास नहीं है जो चीज़ें होनी चाहिए फैसिलिटीज़, लेकिन जब तक एक न्यूट्रल एक्सटर्नल सर्वे ना किया जाए, जब तक कहना मुश्किल है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहती हैं कि हम सब कुछ दे चुके हैं हर एक को, लेकिन जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियल सिचुएशन है उसका मुझे सही मायनों में अंदाज़ा नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किस हद तक ये दिया गया है। कोशिश एक हद तक ज़रूर हुई है कि इनको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन मुझे सही फैक्ट्स का इस बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई हतमी राय नहीं दे सकता इस बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, इनफैक्ट इम्यूनिटी बेहतर करने के हवाले से भी लोगों को लगता नहीं कि अभी तक एजुकेट किया गया। अगर इस मार्च से बचने के लिए आपके इम्यूनिटी लेवल बेहतर हो तो वो क्या ऐसे मेजर्स हैं जो लिए जाने चाहिए इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कि जिससे आप कह सकते हैं कि लोग अपने आप को उसका मुकाबला करने के काबिल बना सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मास्क पहने। मास्क नहीं है तो खाली रुमाल ही बांध लें मुंह पर, क्योंकि आप जो है इससे आप खुद प्रोटेक्ट नहीं हो रहे बल्कि दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि मी फॉर यू एंड यू फॉर मी वाला फलसफा, कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं और आप मुझे प्रोटेक्ट करें। क्योंकि जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो काफ़ी हद तक उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत कम पार्टिकल निकल के बाहर जाते हैं, क्योंकि ये उसके पानी के जो कतरे होते हैं उनमें मिले हुए होते हैं वायरसेस। तो एक तो मास्क पहने, और मास्क नहीं तो रुमाल पहने, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जूते बाहर घर के उतार के आएँ, अंदर जूते ना लाएं, क्योंकि उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 3, जो नोट आप हैंडल करते हैं, और ये बहुत इससे फैल सकता है नोटों के जरिए, क्योंकि पता नहीं किन किन हाथों से ये नोट गुजरते हैं। तो नोट हैंडल करें तो फौरन उसके बाद हाथ साफ कर लें, वरना उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अखबारात हैं उनको हैंडल करते हैं, थैलियां हैं, पैकेट्स, उनको हैंडल करते हैं, तो बाद में उनको अपने हाथ साफ कर लें। और फिर एक फासला रखें। आप सनत में भी हैं, हर एक के साथ एक फासला रखें, घर पे भी हैं, क्योंकि सिम्टम्स बाद में आते हैं। हो सकता है कि आप 4-5 रोज इन्फेक्टेड हों और आप घर में सबने वालिदैन से मिल रहे हो, हर एक से मिल रहे हो, करीब जा रहे हो, बुजुर्गों से मिल रहे हो, और उनको फिर आप इन्फेक्शन पास हो जाए, क्योंकि आपको अपने अंदर ये पता ही नहीं होगा कि आप इन्फेक्टेड हैं और आप दूसरों को पास कर रहे होंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और दूसरों के साथ हर हाल में रखें, क्योंकि ये ना समझें कि आप इन्फेक्ट नहीं हुए हुए, इसका बहुत चांस फिर भी रहता है कि आप इन्फेक्ट हो गए हों। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो ये बुनियादी चीजें हैं जिसको आपको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, किसी भी सरफेस के ऊपर इस वायरस की लाइफ कितनी है? क्योंकि लोग इस बारे में, लोग ग्रोसरी घर लेके आ रहे हैं, बाकी बहुत कुछ चीजें, सब्जियां घर में आती हैं, तो किसी सरफेस के ऊपर इस वायरस की लाइफ मैक्सिमम कितनी है? अगर किसी चीज को आपने इस्तेमाल करना भी है तो कितनी देर तक आप उसको दूर रखें, उसके बाद वो आपके लिए सेफ होगी? वो ये वेरी करता है कि सरफेस क्या है। अलग अलग सरफेसेस के ऊपर इसकी लाइफ मुख्तलिफ है। कुछ सरफेसेस पे 6 घंटे है, कुछ पे 12 घंटे, कुछ पे 18 घंटे है, तो वेरी करता है। तो यूजुअली विद इन 1 और 2 डेज अगर आप अलग रख लें तो 2 रोज तक भी अलग रहने, तो यू आर रीजनेबली कंफर्टेबल कि अब इसमें नहीं होगा वायरस। अगर उसको आपको अगर ड्राई कंडीशन में रखा है, मॉइस्ट कंडीशन में नहीं है, ड्राई कंडीशन में रखा है, तो इट शुड बी ओके।
लेकिन लोहे के ऊपर कुछ और टाइम है, प्लास्टिक पे कुछ और टाइम है, कागज़ पे कुछ और टाइम है। इंटरनेट पे आप जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किस मटेरियल पे कितनी लाइफ होती है। ऑन एवरेज फ्रॉम 6 आवर्स लेट मी से टू 36 आवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट द लाइफ ऑफ द वायरस इज, अगर जब ये किसी सरफेस पे होती है। और अगर धूप में रख दें तो उसमें और कम हो जाती है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट की शॉएं होती हैं, उससे वायरस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है अगर अल्ट्रावायलेट की शॉएं इस पर मिलें। तो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो आप देखते हैं, हाथ धोना वगैरह तो आप बहुत अहम है, वो देखते रहते हैं, लेकिन आप मुंह पे भी हाथ ना मलें, कोशिश करें कि इस तरह हाथ से पोंछें कि अगर रुमाल ना हो तो पसीना आ भी रहा हो तो हाथ अपने कपड़े से पोंछ लें, हाथ ना लगाएं मुंह पे, उसको अवॉइड करें। और मास्क जो है वो, अगर आप जो मास्क पहने हुए हैं, इसे एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है कि आप जो है प्रोटेक्ट हो गए। आप बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं होते, क्योंकि वायरस के पार्टिकल कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं उस मास्क के पार्टिकल से। हाँ, अगर आप N95 पहने हुए हैं तो बात दूसरी है, लेकिन आमतौर पे लोग वो सिर्फ डॉक्टर वगैरह पहनते हैं। आप नॉर्मल मास्क, सर्जिकल मास्क पहने हुए हैं तो कोई ख़ास आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, उससे दूसरों को प्रोटेक्शन यकीनन मिल रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और इसके ये सब आम लोगों में ये शऊर आना चाहिए। बहुत अफसोस होता है मुझे देख के कि लोग जिस तरह शॉपिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, अल्लाह मालिक वाला के अल्लाह मालिक के देखा जाएगा। दिस इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस, और इससे बहुत तेज़ी से ये फैल सकता है, और लाखों लोग इसमें अगले 2 महीने के अंदर मजीद मुब्तला हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक फूड सिक्योरिटी के इशू पे जन्म लेने जा रहा है, क्योंकि टिड्डी दल के हमले बढ़ रहे हैं। इस मामले को आप समझते हैं कि हुकूमत को बेहतर अंदाज में टैकल कर रही है, या इसमें भी कहीं खुदा न खासा फेलियर तो नहीं होने जा रहा? बात यह है कि प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। टिड्डी दल जो है वो तो खाली एक अक्स है जो मसला है। मसला ये है कि आपके जो सिमत है इस मुल्क की तरक्की की, वो तालीम पर, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे बेस नहीं है। आप जो इन्वेस्टमेंट जो हो रही है आपकी, वो अभी तक उन डायरेक्शन में नहीं है जो आपको एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा सके। टिड्डी दल का जो हमला है, इसी तरह के और भी बहुत सारी डिजीजेज आती रहती हैं। कभी आपके कॉटन क्रॉप पे बीमारी आ जाती है, कोई वायरस अटैक हो जाते हैं। तो जब तक कि आप एक नॉलेज सोसाइटी नहीं बनाएंगे, आप ये देखिए कि छोटा सा मुल्क इजराइल है, और वो उसमें एग्रीकल्चरल यील्ड्स क्या आ रही हैं उनके, आपकी जो जितनी ज़राअती यील्ड्स हैं वो तकरीबन 1/3 हैं उन यील्ड से जो हिंदुस्तान में या जो मिस्र में आती हैं। क्या वजह है? क्या वजह है कि आप आज तक एक गाड़ी नहीं बना सकते, मोटर गाड़ी। हाँ, स्क्रू कस लेते हैं, लेकिन आप जो की पार्ट्स हैं, इंजन वगैरह से, आप एक मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, इंजन उसके नहीं बनाते। आप एक स्क्रू सही नहीं बना सकते। स्क्रू का मतलब ये है कि ISO सर्टिफाइड क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, जब तक आप अपने पूरा रिफॉर्म नहीं करते और एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ते, तो इस तरह की मुसीबतें आती रहेंगी और आप उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, साबिक चेयरमैन EC, साबिक वजीर साइंस, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का, और इतनी नफासत से और क्लैरिटी से हमें इन सब नुकात से आगाह करना। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और इफ्तिखार शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए, और इजाज़त दें। न कल तक, खुदा।